अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोगों का लास्ट नहीं हो सका था, थोड़ा सा काम हम लोगों ने किया था, ऑलमोस्ट 25-30 मिनट्स हम लोगों ने काम किया था, उसके बाद हम लोगों को जाना पड़ गया था। तो होप्स हो कि आज का हमारा लेक्चर जो है ना वो इट विल गो वेल और हम लोग अपना मैक्सिमम काम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। सईद वालेकुम अस्सलाम। सईद, वेयर वर यू इन प्रीवियस लेक्चर? आप प्रीवियस लेक्चर में मौजूद नहीं थे, आपने मेरे ख्याल 2-3 दिन के बाद 2-3 लेक्चर्स के बाद आज का लेक्चर ले लिया। सो वेयर वर यू यार? नहीं जी, जब तक आप सईद भाई जवाब देते हैं हम आगे बात को लेकर चलते हैं। वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 पे हमारी गुफ्तगू चल रही थी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैं एम्पेयर्स लॉ करवा रहा था। चैप्टर नंबर 14 में मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। वो लेट्स से करंट कैरिंग कंडक्टर एक वायर है, उसके क्रॉस उसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी दैट विल बी इन सर्कुलर पाथ, वो सर्कुलर पाथ में डेवलप होगी। और एम्पेयर्स लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ के मुताबिक वो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू दिस कंडक्टर, यानी B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। फासले के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जितना आप दूर जाते जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। ये बात लास्ट टाइम हम लोगों ने की थी। क्या हुआ सही? सो दोनों को मिला के लिखें, इट विल बिकम B प्रोपोर्शनल टू I ओवर R। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करें, इट विल बिकम B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R। तो यार इसी से मैंने फिर एक फॉर्मूला निकाला था। क्या हुआ सही? ओहो, तो यार कैसा सही मेरा पुत्र? टेकिंग मेडिसिन और नॉट, ये इस वबा के अंदर जो बुखार होता है ना उसका ख्याल बहुत करना चाहिए। क्वारंटीन करना था यार और उसकी मेडिसिन लेनी थी, परहेज मुकम्मल करनी थी हर चीज़ से, खाने पीने की भी और मिलने जुलने की भी। होप सो आपने की होगी। अल्लाह पाक आपको एज सून एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी जो नाम से शफात आप फरमाएं। तो B इज इक्वल, ताकि आप जो अपने टेस्ट के लिए मुकम्मल तौर पे प्रिपेयर हो सकें। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R। इसी से एक रिलेशन निकाला था, 2 पाई R को उधर लेके गए थे। फाइनल रिलेशन जो लास्ट टाइम ड्राइव करवाया था वो लिख रहा हूँ, फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। किसी भी कंडक्टर में से जो करंट पास करता है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है दैट इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर। ये बात हम लोगों ने कल की थी। अब एक बड़ा मशहूर क्वेश्चन आता है, बड़े गौर से बात सुनिएगा। दो वायर्स हैं, दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में है, तो इनके दरमियान क्या फोर्स होगी? अब ये पॉइंट जरा समझिएगा, इस पॉइंट को समझा के फिर मुझे आगे मूव ऑन करना है। याद रखिएगा, फॉर करंट इन सेम डायरेक्शन दो केसेस करवाने लगा हूं। दो वायर्स हैं जिनमें करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में, करंट इन सेम डायरेक्शन का केस करवाने लगा हूं। उसमें जरा गौर से देखिएगा। मान लीजिए कि आपके पास दो वायर्स हैं, दोनों में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। आपका क्या ख्याल है इन दोनों वायर्स के दरमियान क्या फोर्स होगी? फोर्स की नेचर क्या होगी? जरा गौर से देखिएगा, समझाता हूं। आप पहली जो वायर A है, ये वायर B है, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करें बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। थंब ऊपर की तरफ है, जो कर्ल ऑफ द फिंगर है इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहां से बाहर आ रही है, यहां से अंदर जा रही है। बाहर आने को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और अंदर जाने को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिक नोटेशन आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ी हुई है और FSC में भी पढ़ी हुई है। अब दूसरी वायर में भी ऊपर की तरफ करंट है, सेम नोटेशन इस्तेमाल होगी, यहाँ पे डॉट और यहाँ पे क्रॉस। तो अगर आप गौर करें तो सेंटर में दोनों वायर्स की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट है। सो ऑपोजिट बोले तो इट विल कैंसल ईच अदर इफेक्ट। सो बीच में जो है मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी और साइड्स पे स्ट्रॉन्ग होगी। साइड्स पे मैग्नेटिक फील्ड जो है इट विल बी स्ट्रॉन्गर, साइड्स पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था कि हमेशा बॉडी
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, इसी तरह बॉडी हमेशा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करती है। यहां से भी बॉडी अंदर की तरफ आना चाहेगी, फोर्स यहां से भी अंदर लगेगी और यहां से भी अंदर लगेगी। सो इन सिंपल वर्ड्स व्हाट विल हैपन, बोथ वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। यहां पे व्हाट विल हैपन हियर, यहां पे अट्रैक्शन होगी। सो इफ द करंट इज इन सेम डायरेक्शन, तो बात जरा जहन में रखिएगा, देयर विल बी अट्रैक्शन। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के केस में अट्रैक्शन होती है सेम डायरेक्शन के करंट से। ओके ओके, मैं चेक करता हूँ। नवर भाई जरा थोड़ा सा फैन जरा पीछे कीजिएगा, फैन का नॉइज आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं। ओके फाइन, अब नहीं है। सो ये केस मेरे पास जो आ गया, ये अट्रैक्शन के लिए आ गया। इसी तरह जो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा वो रिपेल करेगा, वो मैं लिख देता हूं नोट की शक्ल में, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज्यादा शरारते हैं। सो नोट की शक्ल में यहां पे लिख देता हूं, करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर। करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, रिपल्सन होगी, रिपेल। वो दोनों वायर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये तो बड़ी सिंपल सी कहानी होगी, सिंपल सी बात होगी, नोट की शक्ल में हमने इसे पढ़ लिया। अब इसे एक कदम आगे चलना है, मुझे एक सवाल करवाना है। अब मैं आपको सिर्फ 2 से 3 सवाल करवाऊंगा मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, तो हो सकता है कि हमारी वहां पे बात क्लियर हो जाए। हमने एफएससी की बुक में इतना पढ़ा था कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में हो अट्रैक्शन होती है, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सन होती है। मगर जो सवाल मैं आपसे पूछने लगा वो किताब में मौजूद नहीं है। सवाल कुछ इस तरह से, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू वायर इज हाफ एंड द करंट बिकम्स डबल्ड, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फोर्स। सवाल है आपके सामने, इफ द करंट बिटवीन बोथ वायर, करंट ऑफ बोथ वायर्स is doubled and distance is halved, then force। तो भाईजान फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, ऑप्शंस डबल हो जाएगी, ऑप्शन हाफ हो जाएगी, ऑप्शन सी कांस्टेंट रहेगी, ऑप्शन डी 4 टाइम्स हो जाएगी। जरा इसका जवाब दीजिए। इस सवाल में एक और कॉन्सेप्ट छुपा, मैंने कोशिश की है कि उस कॉन्सेप्ट को सवाल की तर्ज में क्लेरिफाई करने की कोशिश करूं। जरा जवाब दीजिएगा, शाबाश। जी भी बच्चों, इसके जवाब में आप क्या करने की कोशिश करेंगे, जरा याद रखिएगा। ऐसे सवाल के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला फोर्स का क्या है, फोर्स का फॉर्मूला जरा देखिएगा। फोर्स बिटवीन दीज टू कंडक्टर इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई I1 I2 ओवर डी। तो ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा, इस फॉर्मूले को कहीं पे लिख लीजिए, पल्ले बांध दीजिए अपने, इसको मिस नहीं होने देना, दिमाग के अंदर घुसा लीजिए। दो कंडक्टर्स के दरमियान फोर्स का फॉर्मूला बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब वो यहां पे आपसे कहता है कि डिस्टेंस जो है हाफ किया जा रहा है, करंट दोनों का डबल किया जा रहा है, तो उस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कीजिए। जरा सोल्यूशन को देखिए। नई फोर्स के लिए एफ डैश के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, म्यू नॉट ओवर 2 पाई, I1 भी 2I1 हो जाएगा और I2 भी 2I1 हो जाएगा, 2I2 हो जाएगा। करंट इज डबल एंड द डिस्टेंस इज हाफ्ड। ये वाली ऑप्शन को 8F कर लें, ये ऑप्शन F नहीं है, इसको 8F कर लें। तो क्या हो जाएगा जी, डिस्टेंस इज हाफ्ड D/2
तमाम चीजों को लिख लीजिए। ये हो जाएगा 4I1I2 ओवर d/2 म्यू नॉट ओवर 2 एज इट इज आ गया। सो व्हाट यू विल गेट इन दी एंड, 8 बाहर ले आइए, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा जो पहले था। तो ये हो जाएगा I1I2 ओवर d। सो आई कैन से दैट न्यू फोर्स बिकम्स 8 टाइम्स द ओल्ड फोर्स, प्रीवियस फोर्स। सो ये जरा देख लीजिएगा, इस सवाल को जरा देख लीजिएगा। पॉइंट समझ गए बच्चों? समझ में आ गया बच्चों? मैं इसको मिटा दूं। अब फिर एक क्वेश्चन आपके जहन से पूछ रहा है, आपने अपने दिमाग इस्तेमाल करते हुए जवाब देना। यस सर, ले जी, आई एम गोइंग टू इरेज इट। तो सवाल कुछ इस तरह से आपके सामने, तो देखिएगा और से। टू वायर्स carrying current in same direction separated by 20 centimeter. The net magnetic field at their center. ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 2b, ऑप्शन सी है b सेम, ऑप्शन डी है b/2। नहीं जी बच्चों, उसका जवाब भी जरा दीजिए ताकि फिर मैं आगे मूव ऑन कर सकूं। अल्लाह पाक ने कामयाब करे यार। जी बच्चों, जरा शाबाश इसका जवाब दीजिएगा। चलिए मैं उसको इसके सवाल की तरफ लेके चलता हूँ। मैं भी आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी लेट मिल रही है। इसका जवाब कुछ इस तरह से आएगा कि आपके पास दो कंडक्टिंग वायर्स हैं, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है। आपको भी मैंने बताया था कि सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है दैट विल बी ऑपोजिट फॉर बोथ, दोनों के केस में ऑपोजिट होंगी। सेंटर में लेट्स से अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड है तो वो पॉजिटिव है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव हो जाएगी। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम 0। सेम डायरेक्शन के करंट की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। ऑपोजिट अगर डायरेक्शन का करंट होता तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में 2b होती, क्योंकि अब सेम डायरेक्शन का करंट है सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0 है। सही क्या हो गया यार? तवज्जो करो, तवज्जो जरा। अभी मैंने बताया था कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड 0, अभी इससे पिछले एमसीक्यू में मैंने ये बात डिस्कस की थी। 2b उस सूरत में होगा जब ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट हो। ये देख लो, तुम्हारे लिए फिर बता देता हूँ।
इसमें यहां से आउटवर्ड, यहां से इनवर्ड, यहां से आउटवर्ड इसकी और यहां से इनवर्ड, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में और सेम करंट है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक दो जरूरी इफेक्ट्स बल्कि इसी से रिलेटेड है, तो यहां पे बता देता हूं, फिर इकट्ठा मिटा दूंगा। उसके बाद वो इफेक्ट्स क्या जरा देखिएगा गौर से। इफेक्ट्स में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स में, अगर एक सोलेनॉइड की बात की जाए, सोलेनॉइड इज समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसी चीज को सोलेनॉइड बोलते हैं। अगर सोलेनॉइड में से करंट पास करे तो सोलेनॉइड पे क्या फर्क पड़ेगा? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड विल कंट्रैक्ट, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी, जरा याद रखिएगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। सेम साइड्स में सेम डायरेक्शन में करंट है और सेम डायरेक्शन के करंट से आप लोग जानते हैं कि बॉडीज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, यानी अट्रैक्ट होती हैं, दोनों दूसरे के करीब आती हैं। सो ये सोलेनॉइड जो है इट विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। फिर एक और पॉइंट, एक और इफेक्ट यहां पे शेयर करता चला जाऊं। एक सवाल बड़ा मजे का बना करता है, वो है तो सवाल, लेकिन मैं इसको सिर्फ एक पॉइंट की शक्ल में यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। मैंने यही तो बताया था साथ कि सेंटर में सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो या कम, साइड्स पे स्ट्रॉन्ग। अगर आप थोड़ी सी वीडियो पीछे करें ना तो आपको पता चलेगा, मैंने कहा था कि साइड्स पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और सेंटर में वीक है। वीक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अगर सेम करंट है तो जीरो होगी, अगर करंट की वैल्यू डिफरेंट है तो फिर सेंटर में जीरो नहीं होगी, अगर करंट की वैल्यू सेम है तो सेंटर में जीरो हो जाएगी। अगर सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है यानी कम है, साइड्स पे स्ट्रॉन्ग है, तो हमेशा बॉडी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आती है या नो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आती है। इस वजह से मैंने पिछले क्वेश्चन में इसकी रीजन बताई थी। थोड़ी सी वीडियो पीछे करेंगे ना आपको पता चल जाएगा, वो डायग्राम भी आपके सामने आ जाएगी। सो आई वॉज गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में बात करने लगा था। मान लीजिए कि दो कंसेंट्रिक रिंग्स है, कंसेंट्रिक रिंग्स बोले तो सेम सेंटर के रिंग्स हैं, जिससे मैंने आपको सामने ड्रॉ किए, ये उनका सेंटर। अब दोनों में जो करंट की डायरेक्शन है ना वो ये है, करंट की डायरेक्शन सेम है, दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है। बताइए भाई सेंट्रल रिंग पे क्या फोर्स लगेगी? यू हैव टू टेल मी द फोर्स ऑन सेंट्रल रिंग। क्या सेंट्रल रिंग पे, इनसाइड रिंग पे कोई फोर्स लगेगी या नहीं? इस सवाल का जरा जवाब दीजिए, शाबाश। 7 पॉइंट समझ में आया? राना उस्मान, क्या फोर्स लगेगी जरा ये बताना है आपने। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी कहानी है। आज आप लोग क्लियर, ओके जबरदस्त। आप आज आप लोग बहुत ढीले हुए हैं, बहुत ठंडे हुए हैं। देखो अगर दो वायर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करें तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब मान लो कि ये दोनों सेम वायर है, सेम डायरेक्शन में करंट है, ये बाहर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ये भी बाहर की तरफ यहां से अट्रैक्ट हो रही है, यहां पे भी करंट सेम डायरेक्शन में होगा, ये साइड भी अट्रैक्ट होगी, ये साइड भी अट्रैक्ट होगी, तो चारों तरफ से सेम डायरेक्शन में यानी आउटवर्ड इक्वल फोर्स लग रही है। सो व्हाट विल बी द नेट फोर्स? नेट फोर्स विल बिकम 2b। आप बहुत पीछे रहना सब अभी। सो व्हाट विल बी द नेट फोर्स? नेट फोर्स विल बी 0। इस पर रिजल्टेंट फोर्स नहीं लगेगी, ये सवाल पूछा गया। अब नहीं जी, अब कुछ आगे लेके चलूं, यहां तक सारे साथ हैं मेरे, बताइएगा जरा, शाबाश। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताते जाएं, आज इतना स्लो स्लो होने का टाइम नहीं है।
अच्छा जी, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, प्लेस करते हैं, तो उस पर भी एक फोर्स लगेगी। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल जो किताब में दी गई है वो कुछ इस तरह से है कि आपके पास जैसे दो पटरियां, दो रेल्स हैं, इनके ऊपर आपने कंडक्टर को प्लेस किया हुआ। फॉर एग्जांपल आपने जो कंडक्टर इनके ऊपर रखा हुआ है वो कुछ इस तरह से, लाइक दिस इज द कंडक्टर, और इस कंडक्टर में से करंट पास कर रहा है। इसमें से करंट पास कर रहा है एंड दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, यानी ये जो ऊपर से मैं रेड कलर के एरोस ड्रॉ कर रहा हूं वो असल में इसके ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, बी की डायरेक्शन है। सो भाईजान इस वक्त क्या इस कंडक्टर पे कोई फोर्स लगेगी या नहीं? बिल्कुल इस कंडक्टर पे एक फोर्स लगेगी। वो फोर्स किसके इक्वल होगी? दैट फोर्स विल बी इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। अगर हम कह दें कि ये एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री है, तो इट विल बिकम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन इट विल बिकम, तो ये लिखा जाएगा एफ इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन 90 इज 1। सो ये फोर्स असल में एफ इज इक्वल टू, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई एल क्रॉस बी, इसको यूं भी लिखा जाता है। सो ये सारी शक्लें मैंने इसकी आपके सामने लिख दी, ये जरा देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा अपने सामने। इससे रिलेटेड कुछ सवाल है तो पर वो सिंपल है, वो करवाने की जरूरत नहीं, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और जवाब निकाल लेना। आगे मूव ऑन करता हूं, एक मिनट जरा ठहरिएगा। अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज फ्लक्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? फ्लक्स किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह की सेम क्वांटिटी के नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहां पे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। की एग्जांपल दिए देता हूं कि सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये एरिया है यहां पड़ा हुआ, इस एरिया में से चंद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, ये इसका एरिया वेक्टर है, बाहर की तरफ एरिया वेक्टर ए, और पीछे से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इस एरिया में से पास करेंगी तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं इस वक्त, क्योंकि मैक्सिमम लाइंस पास करेंगे तो हम कहते हैं कि ये मैक्सिमम फ्लक्स है। सो भाईजान इट विल बिकम, फ्लक्स को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। जिस तरह से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में लिखते थे, यानी बी डॉट ए को लिखा जाएगा बी ए कॉज ऑफ थीटा। अब यहां पे फ्लक्स के यूनिट क्या होते हैं जी? फ्लक्स इज मेजर्ड इन वेबर, इसको वेबर में मेजर किया जाता है। वेबर के यूनिट्स के ऊपर मैं 1 मिनट तक बात करता हूं, पहले मैं कैमरा की बैटरी लो हो गई। कौन सा जी एमसीक्यू बोला था मैंने? अच्छा, जब तक आप देखते तो मैं यहां पे यूनिट्स लिख देता हूं सामने। important units of magnetic field के कुछ चंद important units।
मैग्नेटिक फील्ड बोले तो बी के इंपॉर्टेंट यूनिट्स क्या है जरा वो भी देखिएगा। मैं जब तक आपकी बैटरी चेंज होती है तब तक जरा लिखता चला जाता हूं, और फ्लक्स दोनों के यूनिट्स को डिस्कस करना है मैंने। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक और नाम भी इसे फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है। सो बी इज इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो ये कैसे लिखा जाएगा, 5/A के इक्वल लिखा जाएगा। उसकी यार जरूरत नहीं, वो बड़ा सिंपल सा है सही। तो उसमें एफ इज इक्वल टू आई एल बी का फॉर्मूला लगाना है। उसमें बी अननोन थी, मैं चले वो भी करवा दूंगा, इतना सिंपल था, उस पर टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं था। मैं थोड़ी सी टेक्निकल चीजें इसके बरक्स आप लोगों को करवा रहा हूँ। सो लिहाजा बी के यूनिट्स ये भी होते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखा जाता है, फ्लक्स मेड इन वेबर और एरियाज मेड इन मीटर स्क्वायर। प्लस फिर उसके आगे से एक और नाम भी दिया जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहा जाता है। अब किताब में अगर ये टेस्ट में कहीं पे मैग्नेटिक इंडक्शन लिखा आ जाए तो बच्चे कहते हैं कि यार मैग्नेटिक इंडक्शन तो हमने किताब में पढ़ा ही नहीं है, ये कौन सी नई क्वांटिटी आ गई। असल में वो मैग्नेटिक फील्ड की ही बात कर रहा है। तो उसके बाद इसके और यूनिट्स में इसे टेस्ला भी लिखा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो नॉन एज टेस्ला, इसे टेस्ला भी लिखा जाता है। 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, यानी 1 टेस्ला की वैल्यू भी मैंने आपको बता दी। और इसके और यूनिट्स हैं, गॉस भी हैं, गॉस इसके छोटे यूनिट्स हैं। इसके और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, मगर वो यूनिट्स थे जो इसके मोस्ट कॉमनली मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं। 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला, छोटे यूनिट्स हैं। अच्छा जी, यहां तक तो किसी को अभी प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आप मुझे बताएंगे, आपको भी तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा। हो गया, रिजॉल्व हो गया। तो मैंने अभी तक क्या बात की थी आपकी गैर मौजूदगी के अंदर या अपनी गैर मौजूदगी के अंदर, तो मैंने बात ये की थी, जरा देखिएगा गौर से दोबारा। मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के एक और नाम भी इसे फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है, यानी फ्लक्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसके एक यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसके दूसरे यूनिट टेस्ला है, इसके तीसरे यूनिट न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर है। टेस्ला को ही न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर कहा जाता है। इसके चौथे यूनिट गॉस है। गॉस इज अ स्मॉलर यूनिट, यानी 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला, यानी 1/10,000 टेस्ला के इक्वल है। 1 × 10⁻⁴ टेस्ला के इक्वल है 1 गॉस। और इसी के बाद फ्लक्स पे बात करें तो फ्लक्स के जो चंद एक यूनिट्स हैं वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं। फ्लक्स जो आपके सामने लिखा था दैट इज B.A, इसके यूनिट्स मैंने आपको पहले बताए थे वेबर। ये वेबर किसके इक्वल होता है? मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर्ड इन टेस्ला, इट इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर। सो वेबर इज इक्वल टू एक्चुअली टेस्ला मीटर स्क्वायर। सो वेबर जो वो टेस्ला मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर मैं इसको मजीद सॉल्व आउट करूं तो 1 वेबर इज इक्वल टू टेस्ला की वैल्यू पुट करता हूं 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। सो भाईजान आगे जरा इसको सॉल्व कीजिएगा, इट विल बिकम न्यूटन पर एम्पेयर मीटर। वेबर की वैल्यू न्यूटन पर एम्पेयर मीटर भी होती है। तो दिस इज द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू।
जो आपके सामने मैंने मुख्तलिफ हो गया कैमरा हो गया ऑन। नहीं जी, यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। होप सो के थिंग्स आर क्लियर टिल हियर। एक सवाल है इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चन है, इसका मैं जवाब आपसे डिमांड करूंगा, फिर आगे चलूंगा। अच्छा जी, एक सवाल आ गया यहाँ पे, वो सवाल जरा देखते हैं, फिर उसके बाद आगे जंप करेंगे। सवाल है, A uniform magnetic field of flux B passes normally through a plane. In the plane there lies a coil of 8 turns, each has the area of 1/4A. What is the magnetic flux linkage? बड़ा मजे का सवाल है और टेक्निकल क्वेश्चन है, जरा सवाल गौर से देखिएगा। सवाल है, A uniform magnetic field of flux density, magnetic field of flux density। सवाल के अल्फाज कंफ्यूजिंग है। B passes normally through a plane, passes normally through a plane, area containing coil of 8 turns, each of them having area 1/4A. What is the magnetic flux linkage? ये सिंपल अल्फाज में पूछ रहा हूं, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑप्शंस दे देता हूं। पहली है 1/4 BA, बी ऑप्शन है सिंपल BA, सी ऑप्शन है 2BA और डी ऑप्शन है 8BA। लेकिन जी जरा बताइएगा, इस सवाल का जरा जवाब देने की कोशिश कीजिएगा सारे। शाबाश, एवरीवन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा जरा जल्दी जवाब दीजिएगा। सी 2BA। शाबाश जी, Y2BA। जरा जवाब जिन बच्चों ने नहीं दिया वो जरा सुन लें, Y2BA। इसके सोल्यूशन में आता हूं। कहानी कुछ ऐसे है, यहां पे जो लफ्ज है नॉर्मली, ये जो लफ्ज है नॉर्मली, इस नॉर्मली लफ्ज का मतलब है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन मतलब एरिया, एरिया वेक्टर की बात नहीं कर रहा, एरिया की बात कर रहा है। एरिया के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, यानी फ्लक्स मैक्सिमम होगा। आप कहते हैं 8 टर्न्स हैं, यानी 8 कॉइल्स हैं, 8 दफा राउंड हुआ हुआ है, 8 दफा एरिया है। हर एक का फ्लक्स क्या होगा,
एरिया इज 1/4A, मैग्नेटिक फील्ड इज B। तो पहले वाले का फ्लक्स होगा B इंटू 1/4A, मतलब BA/4। ऐसे करते करते 8 दफा, तो टोटल फ्लक्स इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, कट के आ जाएगा शाबाश 2BA। सो फ्लक्स इज इक्वल 2BA इज द करेक्ट ऑप्शन। जिन्होंने जवाब सही दिया शाबाश, बहुत अच्छी बात है बच्चों। दिस इज माय करेक्ट अप्रोच, इस तरह से इसको करना था। सो 2BA वाले बच्चे शाबाश, आगे जवाब सही दिया। लो यार, इससे एक कदम आगे लेके चलता हूं। एक सवाल और है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ कंपास। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फाइंड डायरेक्शन ऑफ कंपास। कहानी कुछ ऐसे है कि मैग्नेटिक फील्ड अभी पास नहीं कर रही, यानी ये जो इंडक्टर में ड्रॉ कर रहा हूं, सॉलिनॉइड आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, इट इज नॉट कनेक्टेड विद द बैटरी राइट नाउ, इट इज नॉट कनेक्टेड विद द बैटरी येट। स्विच इज ओपन लाइक दिस। कंपास इसके सामने पड़ी है, कंपास की डायरेक्शन फिलहाल टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ आगे की तरफ है। लेकिन जब करंट पास करता है, करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे दे दी है, और अब कह रहे हैं कि ये जो कंपास पड़ी है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर मैं यहां पे लिखूं तो नजर आएगा। एक ऑप्शन है, यस, वन ऑप्शन इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, एक है ऊपर की तरफ, एक है नीचे की तरफ, एक है इस तरफ। जी बच्चा लोग, क्या ख्याल है, कौन सी डायरेक्शन करेक्ट होगी? जब तक आप इसका जवाब देते हैं, मैं आपको एक और पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं। वो पॉइंट है बी ड्यू टू सोलेनॉइड। किसी भी कंडक्टर या किसी भी सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना हो तो सिंपल सा फॉर्मूला है, साथ कहते हैं डी ऑप्शन। साथ कैसे, आर यू श्योर अबाउट दिस डी ऑप्शन और नॉट, ये तुक्का ही है। तो भाईजान मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इस फॉर्मूला को यूं भी लिखा जा सकता है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन कैपिटल आई ओवर एल। इसको यूं भी लिखा जा सकता है, ठीक है। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, जस्ट अ मिनट।
हाँ भाई, अब यहाँ पे देखिएगा, इसको यूं भी लिखा जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, दैट इज राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल सेज दैट कि करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करें, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो ऊपर से बाहर की तरफ है, नीचे से अंदर की तरफ है, तो लाइक दिस, ये थंब जो है इस तरफ शो कर रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, और थंब की डायरेक्शन ये असल में नॉर्थ को शो करती है और पीछे साउथ को शो करती है। इसका नॉर्थ इस तरफ है। अब होगा क्या, अगर आप इस केस में देखें तो ये भी नॉर्थ इसी तरफ है, नॉर्थ इसी तरफ है, दैट मीन्स कि इस सॉलिनॉइड का नॉर्थ जो है वो इस तरफ होगा। इस नॉर्थ की वजह से ये भी दूसरी तरफ रिपेल होगी, तो इसकी जो नेट डायरेक्शन आएगी वो ये आएगी, इसकी सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। शाबाश साथ, योर आंसर वाज राइट, आपका आंसर दुरुस्त था। तो आगे लेके चलता हूं इससे। ले जी, अब एक दो टॉपिक्स और रह गए छोटे छोटे से, फिर उसके बाद हम मीटर्स की तरफ आ जाएंगे, एम्पेयर, एम मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर की तरफ आ जाएंगे। बस दो एक टॉपिक्स, दो कॉन्सेप्ट्स रह गए इस टॉपिक के, इस चैप्टर के छोटे छोटे से, मतलब सिर्फ समझने वाले 2-3 कॉन्सेप्ट्स रह गए। चलिए जी, यहाँ पे कर देता हूँ, आगे मिटाने की जरूरत नहीं। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, not force on a charge, I'm sorry, force on a charge particle, force on a charge particle। चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल है मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, उस पे कितनी फोर्स लगेगी? सिंपल सा फॉर्मूला इसका किताब में लिखा हुआ है, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। नाउ व्हाट इज V? V इज द वेलोसिटी, B इज द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इसी फॉर्मूला को जरा खोल के लिखें, एक्सपैंड करके लिखें, इस क्रॉस को खत्म करें, तो ये बन जाएगा फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू Q V B साइन ऑफ थीटा, राइट? ये Q V B साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू होगा, सिंपल सा फॉर्मूला, यानी कि फोर्स मैक्सिमम तब होगी जब वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो। उसके एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए कि जो क्रॉस है, दीज क्रॉस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्रॉसेस जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ऐसे केस में मान लीजिए कि इस सिनारियो में आप इस चैम्बर के परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं, एक इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि एक पॉजिटिव चार्ज की बात पहले कर लेते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज, लेट्स से 1 पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को परपेंडिकुलरली इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप प्रोजेक्ट करें तो व्हाट विल हैपन दिस। अच्छा उस्मान साहब, एक मिनट समझा देता हूं। सवाल देखिएगा, सिंपल, मैंने बताया कि जो राइट हैंड रूल है उसकी मदद से आप नॉर्थ की डायरेक्शन को जज कर सकते हैं, लाइक दिस, ऊपर से बाहर की तरफ, नीचे से अंदर की तरफ, लाइक दिस। जो थंब है वो इस तरफ है, यानी कि इस सोलेनॉइड का नॉर्थ आगे की तरफ है। पहले नॉर्थ जो था नॉर्मल जेन्युइन, जो जनरल नॉर्थ था वो ऊपर की तरफ था, कंपास हमेशा नॉर्थ की तरफ जाती है। अब नॉर्थ इस तरफ आ गया, तो इस नॉर्थ की तरफ, ये इस नॉर्थ की वजह से ये सुई भी हल्की हल्की इस तरफ मुड़नी शुरू होगी, क्योंकि अर्थ का नॉर्थ ऊपर की तरफ है, सोलेनॉइड का नॉर्थ इस तरफ है, तो एक नॉर्थ इस तरफ है, एक नॉर्थ इस तरफ है, तो उन दोनों के दरमियान में जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरफ आएगा। ठीक है, पॉइंट समझो यार उस्मान? उस्मान अगर पॉइंट समझो तो बताओ। अच्छा, मैं पॉइंट ये शेयर कर रहा था आप लोगों से कि जब आप इस प्रोटॉन को इस
नेचर में परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, दिस प्रोटॉन विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा। हर पॉइंट पे जो फोर्स है वो परपेंडिकुलरली लगेगी, लाइक दिस। डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, फोर्स इनवर्ट, इस पॉइंट पे फोर्स इनवर्ट, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ। सो फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट एट एवरी पॉइंट। सो यहां से एक बात तो समझ में आती है कि अगर आप इसे किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करेंगे, वो चार्ज पार्टिकल जो है दैट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ को कहते हैं क्या? सर्कुलर पाथ को कहते हैं जायरेशन। मैं यहां पे पॉइंट्स लिखता हूं, 2 पॉइंट्स लिखता हूं। अगर थीटा जो है 90 डिग्री हो, यानी परपेंडिकुलर लॉन्च किया जाए, चार्ज पार्टिकल विल स्टार्ट जायरेशन। जायरेशन बोले तो सर्कुलर पाथ, चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा। पहली बात, जायरेशन के दौरान चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। दूसरी बात यह है कि हर पॉइंट पे फोर्स जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखिएगा, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन 0 होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट और आपके सामने लिखता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए कि इसको परपेंडिकुलरली नहीं प्रोजेक्ट किया गया, बल्कि यहां पे ड्रॉ करके दिखाता हूं, प्रोटॉन को किसी खास एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया। ये परपेंडिकुलर था, मैग्नेटिक फील्ड देखो इनवर्ड है, और ये बिल्कुल एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, यानी परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर नहीं है, अब किसी और एंगल पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब क्या प्रोसीजर होगा? अब इसका मोशन क्या सर्कुलर ही होगा या मोशन कैसा होगा? याद रखिए कि जब आप इसको किसी और एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका मोशन इस तरह का हो जाएगा। इस मोशन को कहते हैं हेलिकल मोशन। सो यहां पे नोट लिख देता हूं, इस जगह पे नोट बड़ा अहम है, इसलिए ऊपर करके जरा लिख लूं ताकि सारे देख लें। इफ चार्ज प्रोजेक्टेड एट थीटा अदर देन 90 डिग्री, तो इसका पाथ क्या होगा? हेलिकल भी कहते हैं इसको, हेलिक्स भी कहते हैं, आप जोन सा मर्जी कह लें, यानी कि उसका पाथ जो है वो हेलिकल या हेलिक्स हो जाएगा। हेलिकल या हेलिक्स का मतलब ये है इस तरह का पाथ हो जाएगा, लाइक ए स्प्रिंग, इस तरह से मूव करता हुआ आगे जाएगा। सिंपल। यहां तक कोई सवाल है तो पूछिए। अच्छा, इन कॉन्सेप्ट से आगे मूव ऑन कर रहे हैं। आज सारी डस्टर गंदे हैं, सो टिश्यू पेपर भी ख़त्म हो गया बिकॉज ऑफ द वीकेंड। हम वीकेंड के बाद आए तो चीज़ें कुछ आगे पीछे हुई हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करना है लॉरेंस फोर्स का। व्हाट इज मींट बाय लॉरेंस फोर्स? बच्चों जी, लॉरेंस फोर्स क्या होती है? नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा लॉरेंस फोर्स का। व्हाट इज मींट बाय लॉरेंस फोर्स?
लॉरेंस फोर्स क्या होती है? सिंपली अगर किसी एरिया में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस दोनों मौजूद हैं और चार्ज पे लग रही हैं, तो हम कहते हैं इट इज FL इज सिंपली द सम ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एज लॉरेंस फोर्स. सो FL इज, ये क्या है जी, QVB प्लस QE. सो ये दो फोर्सेस जो है इनका सम, अगर मैं मजीद इसको क्लैरिफाई करके लिख लूं, Q कॉमन ले लें, VB प्लस E इज द फॉर्मूला फॉर लॉरेंस फोर्स. ये फॉर्मूला है लॉरेंस फोर्स का आपके सामने, उसको जरा डब्बे में बंद कर लीजिए. ये फॉर्मूला लॉरेंस फोर्स का आपको पता होना चाहिए. शक्लें बदल बदल के भी ये पूछ लिया जाता है. जैसे मैंने आपके सामने इसकी 3 मुख्तलिफ शक्लें लिख दी हैं. तो कॉन्सेप्ट अगर आपके जहन में होगा तो ऐसी 4 शक्लें मैं और बदल दूं इसकी. अगर आपके जहन में कॉन्सेप्ट है, चीजें समझ में है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं. होप सो. आगे चलता हूं. उसके बाद the next thing is लें जी, एक बड़ा मजे का सवाल आ गया. गौर से जरा देखिएगा. क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, एफ की बजाय ऐसे कर लेते हैं, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटरिंग इन magnetic field with same velocity. ऑप्शंस ए दे देता हूं, 1:1, 2:1, 1:2, डी नन. जिसका जवाब दे जरा बच्चों. शाबाश everyone answer. C 1:2. ओके, जरा इसके जवाब को जरा समझिएगा बच्चों. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो सिंपल है 1 -1. अल्फा पे चार्ज होता है +2 का. रेशियो फाइंड करनी है. फिलहाल इन साइंस को ओमिट कर दीजिए. इसका सिर्फ चार्ज है Q, इसका चार्ज है 2Q. सो भाईजान इसकी फोर्स होगी सिंपल QVB, इसकी फोर्स होगी 2QVB. सो ऑब्वियसली द रेशियो इज 1:2. शाबाश, सबको पॉइंट समझ में आ गया जी. उसके बाद आगे लेके चलता हूं यहां से. द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज E/M रेशियो. What is E/M ratio? E/M ratio of an electron is इसकी वैल्यू जरा देखिएगा 1.72 10⁻⁴ 17 होती है. ये मैयर कैसे की जाती है ये इंपॉर्टेंट है. इसे मैयर किया जाता है जिस ट्यूब में, उसका नाम है पेल्ट्रॉन ट्यूब. ये दो मेथड्स, दो जरियों से मैयर की जाती है. इसके मेथड्स दो हैं मेजरमेंट के, वो दोनों आपको आपके सामने लिख देता हूं. आपके सामने यहां पे
एक मेथड है बाय पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मेथड। आपकी किताब में जिस मेथड से ई ओवर एम रेशियो को कैलकुलेट किया गया है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेथड है। एक और तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उसे कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड। वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है जी? वेलोसिटी सेलेक्टर एक ऐसे चैम्बर को कहते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम्स इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स। आपने अपने न्यूमेरिकल्स में वेलोसिटी सेलेक्टर का वर्ड सुना होगा। सो वेलोसिटी सेलेक्टर कैसे चैम्बर को कहते हैं वो भी आपको पता चल गया, आपके सामने आ गया। फिर उसके बाद आगे चलता हूं, दो पॉइंट्स पे आगे चलता हूं, दो सवाल आपके सामने करने हैं। ई ओवर एम रेशियो की वैल्यू लिख देता हूं। फॉर एन इलेक्ट्रॉन इट इज 1.17 into 10 raised to power 11 कूलम्स पर किलोग्राम्स, राइट। ये वैल्यू आपके सामने आ गई। इट इज 1.7 नॉट 17। अच्छा, सवाल है, एक सवाल आ गया, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती हैं? शाबाश, जरा सारे जवाब दीजिएगा। असल में ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपके सामने लिखा है ये कहां से आया? ये यहां से आया। क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो अगर आप Q को Q से काट दें तो ये बन जाएगा E इज इक्वल्स टू वी क्रॉस बी, या E ओवर B इज इक्वल्स टू V। तो उसकी डायमेंशंस वेलोसिटी वाली होंगी, यानी LT -1। सिंपल। E ओवर M रेशियो के दो फॉर्मूलाज आपके सामने लिख देता हूं जो किताब में इस्तेमाल किए गए हैं E ओवर M रेशियो के लिए। जो पोटेंशियल डिफरेंस मेथड है उसके लिए फॉर्मूला जो किताब का है दैट इज 2v ओवर b स्क्वायर r स्क्वायर। b इज मैग्नेटिक फील्ड, r इज द रेडियस। ये जो कैपिटल V बड़े वाला V लिखा है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से आपने E ओवर M रेशियो फाइंड की थी, इसलिए इसको पोटेंशियल डिफरेंस मेथड कहते हैं। जो दूसरा मेथड है वो वाला वेलोसिटी सेलेक्टर वाला, उसके लिए फॉर्मूला है आपके सामने, वो भी लिख देता हूं। दैट इज V ओवर, ये स्मॉल v है लिहाजा वेलोसिटी है V ओवर बी आर। सो दिस फॉर्मूला इज फॉर सिंपल वेलोसिटी सेलेक्टर। इनको जरा लिख लीजिएगा अपने सामने। थैंक यू भजन। इससे आगे आपको लेके चल रहा हूं। I'm going to remove the things, all the things. ले जी, इससे अब एक कदम मुझे आगे लेके चलना है आपको, तवज्जो आपके साथ रहनी चाहिए मेरी तरफ ही।
एक सवाल बड़ा मजे का आगे, सारी वैल्यूज मैंने सारे फार्मूलाज आपके सामने लिखे थे ई ओवर एम रेशियो के। सो अब अगले सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल है, द क्वेश्चन इज द ई ओवर एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ऑप्शन ए दे देता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बी ऑप्शन दे देता हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, सी ऑप्शन दे देता हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, ऑप्शन डी दे देता हूं नन। तो इसका जवाब दीजिएगा। शाबाश एवरीवन। हमारा कॉमन क्वेश्चन जो होता है ना वो ए बी सी इन तीनों में से कोई एक होता है, मगर असल में याद रखिएगा इट इज ई ओवर एम रेशियो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके ई की वैल्यू पक्की है, कंफर्म है, -19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसी तरह मास की वैल्यू वो भी कंफर्म है, पक्की है। सो सॉल्व करेंगे तो जवाब हमेशा कांस्टेंट आएगा, 1.7 इंटू 10⁻11। तो वो ना इस पे डिपेंड करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। शाबाश उस्मान। ले जी एक सवाल, फिर उसके बाद मीटर्स के ऊपर मूव ऑन करेंगे। सवाल लिखवाता हूं, जरा देखिएगा गौर से। सवाल मुझे बहुत पसंद है। सवाल है, द टू आइडेंटिकल कॉइल्स कैरीज इक्वल करंट एंड हैव कॉमन सेंटर्स बट देयर प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और साथ ही द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन सर्कल। ओके ठीक है। सवाल है, सवाल जरा गौर से देखिएगा, सवाल बड़ा मशहूर और टेक्निकल क्वेश्चन है। द टू आइडेंटिकल coil carries equal current and have common center but their planes are perpendicular to each other, but their planes are perpendicular to each other. The magnetic field at center क्या होगी? If B due to one coil is capital B, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन कॉइल इज B, सेंटर में क्या होगी? ऑप्शन दे देता हूं। एक ऑप्शन है जी 2B, एक ऑप्शन है 0, एक ऑप्शन है √2B, एक ऑप्शन डी है B/√2। बड़ा मजे का टेक्निकल क्वेश्चन है, ये डायग्राम बनाए बगैर सॉल्व नहीं हो सकता, समझ नहीं आ सकता, लेकिन एग्जामिनर इसकी डायग्राम नहीं देता। जी बच्चों, जी बच्चों क्या ख्याल है?
चलिए मैं इस सवाल में थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प आउट करता हूं। इस सवाल को सोचना कैसे है। सवाल को सोचने के लिए पहले दो चीजों का आपको पता होना चाहिए। वो दो चीजें क्या है जरा देखिएगा गौर से। आपने पढ़ा था कि अगर तो कंडक्टर स्ट्रेट लाइन हो, वायर की फॉर्म में हो, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर पाथ बनती है। अब इसके ऑपोजिट बता देता हूं। मान लीजिए अगर कंडक्टर जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक लूप है, एक ही कॉइल है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रेट लाइन होगी जो कि इसके सेंटर में से पास कर रही होगी। मान लीजिए कि ये एक कंडक्टिंग लूप है, मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर में से पास कर रही होगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल सी बात है। अब यहां पे कहता है ए बताया, टू बी बताया। अब सवाल में कहता है, जस्ट अ मिनट बच्चों, कंट्रोल कीजिएगा। कैरीज इक्वल करंट, बड़ी अहम बात है। हैव कॉमन सेंटर्स बट देयर प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन दोनों के जो प्लेन्स है वो परपेंडिकुलर है। यानी कि मान लीजिए कि एक कॉइल पड़ा हुआ है ऐसे अलोंग वाई एक्सिस और दूसरा कॉइल पड़ा हुआ है ऐसे अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन कहते हैं दोनों के सेंटर्स कॉमन है। यानी एक ही सेंटर है, वाई एक्सिस वाले कॉइल का भी और एक्स एक्सिस वाले कॉइल का भी एक ही सेंटर है। अब कहता है कि भाईजान इनकी नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। देखिए ये जो नीचे वाला सर्कल है इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ जा रही होगी, अभी मैंने आपको बताया। और जो ये ऐसे वाई एक्सिस का सर्कल है या कॉइल है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आगे की तरफ जा रही होगी। एक की मैग्नेटिक फील्ड बी, दूसरे की भी बी, नेट फाइंड करनी है। मान लो ये वाई और एक्स कंपोनेंट गिवन है, आपको रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। सो इफ दिस इज वाई, दिस इज एक्स, यू हैव टू कैलकुलेट रिजल्टेंट। ये भी बी, ये भी बी, ये क्या होगा? सो बी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में गा रहा हूं, प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट। सो बी एक्स इज इक्वल टू 2b अंडर रूट। सो बी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बी। आपके पास जवाब आ जाएगा, जवाब आ जाएगा सी वाला। पॉइंट समझ में आया बच्चों?
इससे एक कदम आगे लेके चलता हूं आप लोगों को। द नेक्स्ट टॉपिक है सीआरओ। सीआरओ का जो टॉपिक है वो ऑब्वियसली मैं आपको नहीं करवाऊंगा, थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसमें से बस एक दो चीजें मैंने आपको बतानी है। वो सीआरओ का टॉपिक आप लोगों ने खुद पढ़ना है, वो आप लोग घर में जरा अच्छी तरह कोशिश कीजिए कि उसकी रीडिंग कर लें, थॉरो रीडिंग उसकी आपने करनी है। दैट इज नॉट अ टेक्निकल टॉपिक, दैट इज अ थ्योरेटिकल टॉपिक। वो एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसकी सिर्फ थॉरो रीडिंग है और कुछ भी नहीं है। सवाल आपके सामने लिखता हूं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नहीं बल्कि सीआरओ की चंद बातें लिख देता हूं सीआरओ के हवाले से। सीआरओ, डू यू नो व्हाट इज सीआरओ? इज द फुल फॉर्म कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। हम इसकी मदद से मुख्तलिफ वेव फॉर्म्स को देखते हैं। तो सवाल ये है इसके फंक्शंस क्या हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सीआरओ। फंक्शंस आपके सामने लिखते थे तो आप लिखते चले जाइएगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन आ सकती है आपके एमसीक्यू में। आपको अगर फंक्शंस पता होंगे तो आप राइट ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। पहली इसकी है टू सी द वेव फॉर्म, ऑब्जर्व द वेव फॉर्म। एक वेव फॉर्म को देखने के लिए, एक वेव फॉर्म को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका फंक्शन, दूसरा इसका इस्तेमाल ये है कि इट कैन मेजर टाइम पीरियड। आप इससे जब आप किसी वेव को देख लेंगे तो आप उसका टाइम पीरियड भी मेजर कर लेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर लेंगे, उसकी वेवलेंथ भी मेजर कर लेंगे, उसकी पीक वैल्यू भी मेजर कर लेंगे, फिर उसकी पीक टू पीक वैल्यू भी मेजर कर लेंगे। चैप्टर नंबर 16 में अपने पीक टू पीक वैल्यू का जिक्र किया हुआ, पीपी वैल्यू का, उसको पीपी वैल्यू भी कहते हैं। प्लस आप उसकी आरएमएस वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं। ये सारी उसी के यूजेस में आ रही हैं बातें। प्लस ये आरएमएस वैल्यू मेजर करने के साथ साथ आप उसका एम्पलीट्यूड मेजर कर सकते हैं, आप उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू मेजर कर सकते हैं। यहां पे लिख देता हूं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज की, करंट की, वोल्टेज की, फ्रीक्वेंसी की, किसी भी चीज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। सर कल मेरा मॉक है और 5 को टेस्ट 100% होगा कैंसिल, 100% 5 को टेस्ट 100% होगा कैंसिल, चांस तो नहीं यार, कोई पता नहीं अरबगान, लेट्स सी। अल्लाह करे कि तुम अगर टेस्ट हो भी तो तुम अल्लाह पाक तुम्हें कामयाबी करे उस मॉक में भी और उसके बाद जो आगे तुम्हारा यूईडी का टेस्ट होना है, दोनों में यार। सो मेरा नहीं ख्याल कैंसिल होगा। अभी तक तो हालात नहीं लग रहे, क्योंकि अभी तक तो कोई गहमा गहमी नहीं है। हो सकता है हो भी जाए, वैसे हो सकता है कि हो भी जाए। तो ये एक 7, 8, 9 तकरीबन इसके मैंने फंक्शंस लिख दिए। इन फंक्शंस को जरा पढ़ लीजिएगा किताब से भी। फिर उसके बाद आगे चलता हूं। एक बड़ा मजे का फिनोमेना है, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। एक कॉइल है जिसमें से करंट पास कर रहा है, उस पर टॉर्क एक्सर्ट होता है। कैसे एक्सर्ट होता है अभी देखिएगा आप लोगों ने ये फिनोमेना पढ़ा हुआ है, सिर्फ एक दफा रिवाइज करवाने लगा हूं। मान लीजिए कि ये दो जो आपके सामने ड्रॉ किए, दीज टू आर द परमानेंट मैग्नेट्स इन नॉर्थ और साउथ पोल हैं किसी परमानेंट मैग्नेट के, और बीच में जनाब मैंने ये एक कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस किया। वो रेक्टेंगुलर कॉइल कैरी, यहां से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां से करंट नीचे की तरफ आ रहा है, लाइक दिस। सो अगर मैं इसके टर्मिनल्स के नाम रखूं तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब जरा देखिएगा आपका क्या ख्याल है, ए बी साइड पे कोई फोर्स लगेगी या नहीं? ये जो डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्या ख्याल है बी साइड पे? हैदर श्योर यार, क्यों नहीं? बी साइड पे कोई फोर्स लगेगी या नहीं? जरा इस पॉइंट को जरा देखते हैं, ए बी साइड पे। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टुवर्ड्स साउथ है, करंट ऊपर की तरफ है, इस पे कोई फोर्स लगती है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू ILB। यानी लेंथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, लेंथ वाई एक्सिस पे।
सो यहां पे साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है। फोर्स कहां लगेगी, लेंथ की डायरेक्शन में फिंगर्स को ओपन करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करें, यानी ये साइड चाहती है कि ये साइड अंदर जाए, ये साइड अंदर जाना चाहती है, इसी तरह ये साइड बाहर आना चाहती है। तो कपल, ये इस पे कपल लग रहा है, कपल की वजह से क्या होगा, ये वाला जो कॉइल है इट विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ये रोटेट किस तरह से होना शुरू हो जाएगा, टॉर्क आपके सामने इस पे लग रहा है, टॉर्क की वैल्यू क्या है, द टॉर्क हैज द वैल्यू ऑफ टॉ इज इक्वल्स टू बीना कॉस अल्फा। व्हाट इज द अल्फा, ये अल्फा कौन सा एंगल है। अगर मैं इसी डायग्राम को ऊपर से बनाऊं कि आप इसको टॉप से देख रहे हैं, तो आपको क्या चीज नजर आएगा, आपको दो टर्मिनल्स नजर आएंगे मैग्नेट के, इस तरह से, एक ये मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, और बीच में ये स्ट्रेट लाइन है जहां पे कॉइल पड़ा हुआ है। मान लीजिए कि अब कॉइल जो है वो सेंटर से थोड़ा सा हट के पड़ा हुआ है, लाइक दिस। सो अब मैं बताने लगा हूं कि ये एंगल किसके दरमियान में है, ये कॉइल थोड़ा सा पहले बिल्कुल सेंटर पे था ना, अब सेंटर से थोड़ा सा हट के पड़ा हुआ है, टर्न हुआ हुआ, मुड़ा हुआ। सो भाईजान ये एंगल है, इट इज द एंगल बिटवीन द प्लेन एरिया, ये जो एरिया है कॉइल का, एंड मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा इज द एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल ये वाला एंगल है। हाँ, इस सवाल के बारे में कुछ लोग इस तरह से भी कहते हैं, इसको यूं भी, इस फॉर्मूला को यूं भी लिखा जा सकता है, अगर बीना, ए मैंने नहीं डाला, सॉरी, इस फॉर्मूला के बारे में यूं भी सवाल बन सकता है, अगर एरिया वेक्टर के बारे में एंगल दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये तो एरिया के साथ एंगल है मैग्नेटिक फील्ड का अल्फा, एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके नॉर्मल एक सरफेस, तो उसके साथ एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे, ये पूरा 90 है, अल्फा आपको दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, इट विल बी 90 माइनस अल्फा। तो ये फॉर्मूला लिखा जाएगा इस तरह से, टॉ इज इक्वल्स टू बी आई एन ए बीना कॉस 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा को हम मैथमेटिक्स में साइन अल्फा भी लिख देते हैं, ये साइन अल्फा बन जाएगा। साइन अल्फा किस केस में बनेगा, वो केस भी हमें पता होना चाहिए। साइन अल्फा उस केस में बनेगा अगर एंगल हो, मैं लिख देता हूं, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो सिंपल एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है अल्फा। पॉइंट समझ में आ गई होगी, हो सकता है, मुमकिन है कि पॉइंट समझ में आ ही गया हो आपके, खुदा न खास्ता किसी तरह। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर क्या चीज है, गैल्वानोमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट। ये करंट को सिर्फ डिटेक्ट करती है, डिटेक्शन ऑफ आई, करंट की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होती। अच्छा, गैल्वानोमीटर करंट की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल यही है जो आपके सामने ऊपर लिखा प्रिंसिपल है, टॉर्क ऑन कॉइल, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इसका प्रिंसिपल है, इसका कानून है, इसी कानून पे ये काम करती है। सो ये ले जी, ये आपके सामने इसके प्रिंसिपल के ऊपर बात आ गई। फिर उसके बाद एक सवाल बड़ा मजे का, इसके ऊपर थ्योरेटिकल टॉपिक है, ऑब्वियसली आप पढ़ेंगे, इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बच्चे भूल जाते हैं, मैंने थोड़ा सा उजागर कर देता हूं। इसमें से एक सवाल जरा देखिएगा, एक सवाल है, इन गैल्वानोमीटर द रेडियल magnets are used to, option A, to produce magnetic field perpendicular to area vector, एक बात। दूसरी बात, मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, सी,
स्मूथ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। डी ऑप्शन यहां पे लिख देता हूं, ऑल। क्या ख्याल है? तो जो गैल्वानोमीटर है उसमें हम यूज करते हैं रेडियल मैग्नेट्स। रेडियल मैग्नेट्स किताब में तो डायग्राम देखिएगा, इस तरह से दो मैग्नेट्स लगे होते हैं कर्व की शक्ल में। वो कर्व की शक्ल में जो मैग्नेट होते हैं, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर रहती है। हर पॉइंट पे टॉर्क, जिसकी वजह से हर पॉइंट पे टॉर्क मैक्सिमम रहता है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन स्मूथ होती है। लिहाजा ये चारों पॉइंट्स ठीक हैं। सो ऑल इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर बात आती है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर पे। गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है? गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर बोले तो आई बाय थीटा। शाबाश वहाब, आई बाय थीटा। फॉर्मूला अब किताब वाला है, मैं यहां पे उठा के आपके सामने लिख रहा हूं। दैट इज आई बाय थीटा इज इक्वल टू सी ओवर बैन। अब ये आई क्या है? करंट पासिंग थ्रू गैल्वानोमीटर। थीटा इज डिफ्लेक्शन। सी इज द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। आपको याद होगा गैल्वानोमीटर में ऐसे इसके ऊपर यहां पे एक स्प्रिंग लगा हुआ करता था, और यहां ऊपर लगा होता था या नीचे लगा देते थे। स्प्रिंग का मकसद सिर्फ एक होता था कि जब गैल्वानोमीटर में से करंट पास करना बंद करे तो स्प्रिंग उस गैल्वानोमीटर को डिफ्लेक्ट करके वापस असल पोजीशन पे ले आए। यानी कि गैल्वानोमीटर की अगर सुई मुड़ी है तो मुड़ी ना रहे, करंट के बाद सुई वापस अपनी असल जगह पे आ जाए। सो सी इज द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया है, एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। सेंसिटिविटी कहते हैं, सेंसिटिविटी की डेफिनेशन ये है, द करंट इन माइक्रो एम्पेयर्स प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन डिक्रीज। यानी कि इतना कम माइक्रो एम्पेयर्स का, मिली एम्पेयर्स का करंट जो है वो गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर दे। यानी इतना कम करंट अगर गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, हम कहते हैं गैल्वानोमीटर सेंसिटिव है। यानी इसे आई बाय थीटा को, कम करंट है ना, आई बाय थीटा को कम करना है। ये स्मॉलर होना चाहिए, इसके बरक्स बाजुकात ये लिखा जाता है थीटा ओवर आई। तो जब आई कम होगा इट विल बिकम ग्रेटर। तो दोनों तरह से इस सेंसिटिविटी को डिफाइन किया जाता है। आई बाय थीटा को स्मॉल कर लें या थीटा बाय आई को ग्रेटर कर लें। मान लीजिए कि आई बाय थीटा को स्मॉलर करना, स्मॉलर करने के लिए सी को क्या करना पड़ेगा? स्मॉल करना पड़ेगा, और बी को, ए को और एन को ग्रेटर बढ़ाना पड़ेगा। ये चार तरीके हैं, बी को बढ़ाते जाएं, ए को बढ़ाते जाएं, एन को बढ़ाते जाएं, तीन तरीके। चौथा सी को कम करते जाएं, सेंसिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। फिर उसके बाद आखिरी बात आ गई जी, आपका चैप्टर नंबर 14 एंड होने लगा। इसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 15 को भी शुरू करना है मैंने। हम मीटर्स पे आ गए हैं। बस 5-7 मिनट में मीटर्स पे बात करूंगा, फिर आपको आज छोड़ दूंगा। मीटर्स पे बात करनी है जी। सबसे पहले वाला है जी एमीटर। चंद पॉइंट्स एमीटर के जहन में रखने हैं। एम मीटर बोले तो एम्पेयर मीटर, यानी इट मेजर्स करंट। ये बनाया कैसे जाता है? इसको बनाने के लिए हम इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है जी इसकी? इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है देखिएगा गौर से। हम गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में एक बड़ी माइन्यूट सी, बड़ी थोड़ी सी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं।
ये जो माइन्यूट सी रेजिस्टेंस मैंने पैरेलल में कनेक्ट की है, इसका एक और नाम है, इसे RS बोला जाता है। RS बोले तो शंट रेजिस्टेंस। इस शंट रेजिस्टेंस का एक और नाम है, इसे कहा जाता है बायपास रेजिस्टेंस। बायपास रेजिस्टेंस भी कहते हैं। सो ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन होगी बच्चा लोग। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट। अगर आपने किसी सर्किट में किसी अप्लायंस का करंट मेजर करना है, मिसाल के तौर पे इस बल्ब का करंट मेजर करना है, ये बल्ब कितना करंट कंज्यूम कर रहा है, तो तरीका ये है इसका, हमेशा एमीटर जो है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन अप्लायंस। एमीटर बनता कैसे है? बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंस इन पैरेलल। एमीटर को इस्तेमाल कैसे करना है? बाय कनेक्टिंग इट इन सीरीज। मैं यहां पर लिख देता हूं, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब यहां पे दो बातें बड़ी अहम है। ये जो बाईपास रेजिस्टेंस आपने जोड़ी है, इसका क्या फायदा? इसका फायदा ये है कि जो करंट पीछे से आ रहा है, लेट से 100% करंट पीछे से आ रहा है, ये MCQ बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस इस कदर कम होती है कि 99% करंट जो है वो सीरीज इस रेजिस्टेंस में से पास कर जाता है, सिर्फ 1% करंट जो है वो गैल्वानोमीटर में से पास करता है। इतनी छोटी रेजिस्टेंस इसलिए लगाई जाती है क्योंकि गैल्वानोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है, हम चाहते हैं कि कम से कम करंट गैल्वानोमीटर में से पास करे। फिर हमने गैल्वानोमीटर की कैलिब्रेशन की होती है, उसके मुताबिक जितना करंट इसमें से गुजरता है, हम उसके मुताबिक करंट की वैल्यू को असेस करके मेजर कर लेते हैं। लें जी, इसके बाद इसका जो फॉर्मूला है शंट रेजिस्टेंस का, दैट इज RS इज IG RG ओवर I माइनस IG। शंट के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है IG RG ओवर I माइनस IG। आइडियली याद रखिएगा, फॉर एन आइडियल एमीटर, आइडियली शंट रेजिस्टेंस मस्ट बी जीरो। शंट रेजिस्टेंस जो है ना आइडियली जीरो होती है किसी भी एमीटर में। अगर आइडियल एमीटर है तो उसकी शंट रेजिस्टेंस जीरो होनी चाहिए। सारे के सारे MCQs के पॉइंट्स हैं, समेटते चले जाए। इसी तरह वोल्टमीटर पे बात कर लेते हैं। वोल्टमीटर क्या करता है जी? वोल्टमीटर मेजर्स वोल्टेज, ये वोल्टेज को मेजर करता है। वोल्टेज कैसे मेजर करता है? इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसको बनाया कैसे जाता है? गैल्वानोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस को, बड़ी रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दिया जाता है। आइडियली याद रखिएगा, आइडियली एक वोल्टमीटर के लिए रेजिस्टेंस इनफिनिट होनी चाहिए। ये भी एक MCQ का पॉइंट है, इसको समेट लें। पहली बात इट मेजर्स वोल्टेज, दूसरी बात कंस्ट्रक्शन क्या इसकी, गैल्वानोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं। ले जी, वोल्टमीटर तैयार। अब जिस भी इंस्ट्रूमेंट का, जिस भी अप्लायंस का वोल्टेज मेजर करना है, मिसाल के तौर पे इस बल्ब के वोल्टेज मेजर करने, ये बैटरी के साथ लगा है, तो हमेशा वोल्टमीटर को इसके पैरेलल में जोड़ूंगा, लाइक दिस। याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑलवेज पैरेलल, हमेशा इसको पैरेलल में जोड़ा जाता। इसमें जो हाई रेजिस्टेंस है, इसका फॉर्मूला क्या है? बल्कि यार किताब में लिखा हुआ, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो जरा सुन लें, वो बहुत बड़ी अहम बात है। एक बात अक्सर पूछी जाती है कि एमीटर की रेंज कैसे बढ़ाई जाए। यानी रेंज से मुराद ये है कि एक एमीटर 2 एम्पेयर तक करंट मेजर कर सकता है, एक एमीटर 3 एम्पेयर तक करंट मेजर कर सकता है, एक एमीटर 10 एम्पेयर तक करंट मेजर कर सकता है। और रेंजेस कैसे बढ़ाई जाए? रेंज बढ़ाने का तरीका ये है, रेंज ज्यादा कब होगी? जब आपके पास शंट रेजिस्टेंस कम करता चला जाऊं। जितनी शंट कम करूंगा उतनी एमीटर की रेंज बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह वोल्टमीटर की रेंज बढ़ानी है
10 वोल्ट तक, 20 वोल्ट तक, लेट से 1 वोल्ट मीटर 1000 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। रेंज बढ़ाने के लिए मुझे RH हाई रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। जितनी हाई रेजिस्टेंस लगाता जाऊंगा गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में, उतना हाई रेंज का वोल्ट मीटर मेरे पास आता जाएगा। अच्छा जी, ये ओहम आगे ओहम मीटर आखिरी रह गया। फिर इसके बाद आप लोगों की थोड़ी देर के लिए छुट्टी, मैं थोड़ी देर के बाद फिर आऊंगा। ओहम मीटर क्या करता है जरा देखिएगा। ओहम मीटर मेजर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को मेजर करता है। ये रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है ओहम्स लॉ। ये ओहम्स लॉ की मदद से रेजिस्टेंस को मेजर करता है, यानी इट अप्लाई V इज इक्वल टू आई आर। सो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, V ओवर सॉरी R क्या हो जाएगी, V ओवर I। यानी कि होता ये है इस ओहम्स लॉ, इस ओहम मीटर के अंदर एक बिल्ट इन बैटरी लगी होती है। मिसाल के तौर पे जिस भी चीज की रेजिस्टेंस मेजर करनी है, वो बैटरी उस चीज में से करंट गुजारती है, वोल्टेज की वैल्यू पता होती है, करंट मेजर कर लेता है वो ओम मीटर, वोल्टेज को करंट पे डिवाइड करके रेजिस्टेंस बता देता। मजे की बात यह है कि इसका जो स्केल है वो उलट लगा होता है। आप लोगों के कमेंट्स इस वक्त मुझे नजर नहीं आ रहे, सो इसलिए मैं उनके जवाब नहीं दे पा रहा। इसका जो स्केल है वो इन्वर्टेड है। समझाता हूं कैसे। इसका स्केल कुछ इस तरह से है। अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, व्हाट डज इट मीन? अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब है करंट, इसका जो स्केल होता है वो आई के साथ बना होता है, करंट का बना होता है। अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन है यानी कि करंट मैक्सिमम पास कर रहा है, तो जिसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगी उसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस जीरो है। अगर तो ये जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब है कि करंट पास ही नहीं कर रहा, तो करंट अगर पास ही ना करे तो उसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज इन्फिनिट, यानी कि रेजिस्टेंस इन्फिनिट है उस ऑब्जेक्ट की, उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सो भाईजान ये दो बातें इसके स्केल के हवाले से आप लोगों ने याद रखनी है। सिंपल, इसकी जो डिफ्लेक्शन है दैट इज ऑपोजिट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब जीरो रेजिस्टेंस, जीरो डिफ्लेक्शन मींस इन्फिनिट रेजिस्टेंस। तो यहां तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। आप लोग मैं सो ही गए हैं। थोड़ी देर तक आप लोगों के साथ फिर आगे गपशप चलेगी, 2 सवा 2 तक फिर 2 सवा 2 तक आप लोग जरा रेस्ट कर लें, फिर उसके बाद फिर इंशाल्लाह एक नशिस्त और लगेगी। चैप्टर नंबर 15 भी कोशिश करेंगे कि आज हम पढ़ा दें। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।